2018 में मेरी एक स्टूडेंट का घर जाते टाइम ट्रेन में, जब वो ट्रेन में बैठी थी, तब उसके मोबाइल पे मैसेज आया कि आपका नाम सेलेक्ट हो गया है एमएससी एंट्रेंस में और आप यहाँ आके एडमिशन करा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा। मैं एजुकेटर हूँ ईडू फोकस एजुकेशन में और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ईडू फोकस एजुकेशन में। मैं यहाँ बात करने आया हूँ एमएससी स्टूडेंट से, एमएससी एंट्रेंस स्टूडेंट से। मैं सिर्फ ईडू फोकस के स्टूडेंट से ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ। आप लोगों के पास अगर कुछ मिनट्स हों तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है और रिजल्ट भी आया है और रिजल्ट में डिफरेंट कैटेगरी के रैंक आया हुआ है, जिससे स्टूडेंट तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं। भाई, अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट हैं तो आपको ओपन रैंक मतलब जनरल रैंक है, अगर आप कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी रैंक है। फिर अगर आप सोच लीजिए, अगर आप ओबीसी में हैं या मेल हैं या फीमेल हैं तो सबका अलग अलग अपना अपना रैंक है। अब ये रैंक देख के तो परेशानी हो रही है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और सब लोग इसलिए परेशान हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा पता नहीं है। कोई नहीं बता सकता कट ऑफ कितना जाएगा, आपको नहीं पता है और नहीं पता चल पाएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। ये एक्चुअल में जितना जाएगा वो तभी पता चलेगा जब लास्ट एडमिशन होगा और उस लास्ट स्टूडेंट का क्या कैटेगरी थी और किस कैटेगरी में कितने नंबर पे उसका या कितने रैंक पे उसका एडमिशन हुआ। हर साल ये वेरी करता रहता है। सोचिए कि अगर ऊपर वाले रैंक के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो कट ऑफ अपने आप नीचे चला आएगा। अगर उनका आईआईटी एग्जाम में हो गया होगा या टीआईएफआर में हो गया होगा तो कट ऑफ अपने आप नीचे चला आएगा। अगर आप लोग मुझसे पूछें या किसी से भी पूछें, कोई भी बस अनुमान लगा सकता है कि हाँ इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता है। मेरी कोचिंग है ईडू फोकस एजुकेशन और मैं यहाँ पे 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और हर साल मेरे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और हर साल सिलेक्शन होता है। इस बार भी सिलेक्शन हुआ है, अच्छे रैंक का है। तो यहाँ बात मैं रैंक की नहीं करने वाला हूँ और ना ही मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ उनकी जिनका सिलेक्शन हुआ है। उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब पढ़े, खूब पढ़े। मैं यहाँ पे उनसे बात करना चाहता हूँ जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या वाकई में जिनकी रैंक बहुत खराब है और उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेहनत किया और हो सकता है कि आपके जैसा क्वेश्चन नहीं आया, जैसा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे वैसा नहीं आया। सोचिए कि बीएचयू में 60, कहीं 72 ऐसे सीट्स हैं। सीट सुना गया है कि इस बार बढ़ा है, अब पता नहीं, कंफर्म चलेगा जब एडमिशन होगा। तो बुलेटिन में तो दिया हुआ है कि हाँ 13 सीटें शायद बढ़ी हुई हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि 70 सीटें ही हैं और स्टूडेंट ने अगर फॉर्म भरा है, 40,000 स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, तो सिलेक्शन तो बेस्ट 70 का ही होगा। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसके लिए कई वजह हो सकता है। मतलब बेसिकली तो यही है कि आप उस रैंक तक नंबर नहीं ला पाए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, ये सोचिए कि ठीक है, नहीं हुआ एडमिशन, नहीं हो रहा है बीएचयू में एडमिशन, तो भाई एमएससी की डिग्री तो एमएससी की डिग्री है ना। आप कहीं से भी एमएससी करेंगे वो एमएससी की ही डिग्री है। ठीक है, हाँ ये बात अलग है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकार सकता कि बीएचयू या जेएनयू या और भी जो अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें एमएससी करने की बात कुछ और होती है। बात कुछ और होने का मतलब यही है कि पढ़ाई अच्छी होती है, प्रैक्टिकल अच्छे होते हैं। लेकिन देखिए एक बात और कि एमएससी करने के बाद सबको पीएचडी करने का मन होता है या करते भी हैं, उसके लिए नेट क्वालिफाई करना होता है। तो आप करिए ना, कहीं से भी एमएससी कर सकते हैं। आप कहीं से भी एमएससी कर सकते हैं, नेट की प्रिपरेशन करिए या अगर आप 1 साल और टाइम देना चाहते हैं तो 1 साल और टाइम दीजिए। अगले साल पूरे भरपूर मन से तैयारी करके जाइए और एग्ज़ाम को क्रैक करिए। क्योंकि देखिए, एडमिशन तो जितनी सीट्स है उतना ही होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा तो एडमिशन नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है ना, आपको परेशान नहीं होना है। इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग परेशान मत होइए। मैंने देखा है, मुझे खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत बच्चे जो बीएचयू से एडमिशन लिए, मतलब एमएससी किए वहाँ से, फिर कई बच्चों ने पीएचडी नहीं किया या कई बच्चों ने पीएचडी किया, पीएचडी बीच में ही छोड़ दिया।
मैं कुछ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि सबने ऐसा ही किया। ओके, तो और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जो अगर कहीं बाहर से आप एमएससी कर रहे हैं, किसी और कॉलेज से कर रहे हैं, तो आपका पीएचडी में नहीं होगा, आपका नेट द्वारा क्वालिफाई नहीं होगा, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉलेज, कि आपके पास नॉलेज कितना है। ठीक है, आप पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं पढ़ने के लिए अच्छी चीज़ें पढ़िए, और हाँ, सही चीज़ें पढ़िए और प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे एक स्टूडेंट का, आई डोंट वांट टू रिवील हर आर हिज नेम, वीएचयू में सोचिए कि 6th रैंक आया हुआ है, या 5th रैंक आया, 5th रैंक आया या 4th रैंक आया, मुझे अच्छे से याद नहीं है। फिर भी उस स्टूडेंट को परेशानी है कि सर मेरा कंफर्म है कि हो जाएगा बीएचयू में, क्या बता सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं। ठीक है, डर है कि होगा कि नहीं होगा सर, कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स आपका सही है तो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनका रैंक थोड़ा हाई है, तो वो भी पूछ रहे हैं कि सर कितना % चांस है। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, समवॉट आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ 80% चांस है, 90% चांस है। लेकिन बिलीव मी, ट्रूली स्पीकिंग मुझे नहीं पता है और किसी को भी नहीं पता है। सोचिए कि अगर जितने भी टॉप रैंक के हैं, कहीं मान लीजिए 30 सीट है, तो सोचिए कि बायोकेमिस्ट्री में, वैसे बायोकेमिस्ट्री में 30 सीट है, सपोज पता है, इससे कुछ 1-2 कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर टॉप रैंक के सब स्टूडेंट का एडमिशन ले लिया तो सारी कहानी धरी की धरी रह जाएगी, जो भी हमारा परसेंटेज बचा रहेगा वो धरा का धरा रह जाएगा। आपको क्या करना है, आपको मेहनत करना है एग्जाम से पहले। एग्जाम के बाद आप मेहनत करके कट ऑफ पता लगा के, रैंक पता करके, सीट पता करके आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कट ऑफ पता ही चल जाएगा तो क्या हो जाएगा। आपको अगर अगला कोई एग्जाम है, जैसे मान लीजिए डीयू का एग्जाम है, डीबीटी का एग्जाम होने वाला है 3 अक्टूबर को, उसके लिए खूब ढंग से पढ़िए ना। और ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं पढ़ाई खराब होती है, आप अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए। हम मानते हैं कि आपका सपना भी अचीव होगा, बिल्कुल मेरा भी था और मुझे हुआ भी। तो मुझे भी पता है कि मुझे कितना अच्छा लगा था जब नाम आया था, तो मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हुई थी। ठीक है, तो वाकई में मैं मानता हूँ कि जिनका हुआ है सिलेक्शन वो बहुत ही बधाई के पात्र है। लेकिन जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है जो कि यहाँ से ना बीएससी है, ना मतलब बीएचयू से ना बीएससी है, ना एमएससी है, पीएचडी कर रहे हैं, ज़्यादा क्वालिफाई हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो अगर ऐसे भी आप बीएचयू में आना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बीएचयू में आ सकते हैं पीएचडी करने के लिए, तब भी आप बीएचयू के ही स्टूडेंट होंगे। और बहुत एग्जाम्पल हैं, आप इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ही बात नहीं है, आईएमएस की भी बात है, आईआईटी बीएचयू की भी बात है। तो अगर आपका सपना है तो पूरा होगा, और पूरा आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। आपको ही उसके लिए मेहनत करना है। पढ़ते रहिए, आप जानते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, हाँ, और एक बात और, मैंने कहा 50-60 हज़ार फॉर्म भरा जाता है और सिलेक्शन बस 70 लोगों का ही होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही कोई हो सकता है। ठीक है, लेकिन कितनी पार्टियां लड़ती हैं चुनाव की, हाँ हमारे पार्टी का प्रधानमंत्री या हम प्रधानमंत्री, सिर्फ एक सीट है, उसके लिए भी पूरी मेहनत होती है। तो अगर एक सीट के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ पे तो 70 सीटें हैं। आप मेहनत करिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। हो सकता है इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाए। एक साल गया तो क्या फर्क पड़ता है। कोविड की वजह से देखिए कई लोगों का तो कई साल की मेहनत चली गई। तो उनके लिए क्या कह सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप परेशान देखिए, मुझे फ़ोन आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये परेशानी तो हर एक स्टूडेंट के साथ होगी, तो मैं क्यों ना अपने स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करूं। अगर आप लोगों के मन में कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग हमसे मैसेज करके या चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं।
लेकिन निराश मत होइए, एनर्जी को वेस्ट मत करिए और पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, जितना अच्छा आप करेंगे, उतना ही ज़्यादा सोचिए, जितना ही अच्छा पढ़ेंगे आप उतना ही ज़्यादा आगे वो बेनिफिट करेगा। मैं आपको बताऊं, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो मान लीजिए पढ़े हुए हैं, फोकस में पढ़े हुए हैं और उनके बाद JRF क्वालिफाई हुआ और वो लैब में जाते हैं। लैब में जाने के बाद से उनके सीनियर्स उनसे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। इसका PI वैल्यू बताओ, कैसे निकालेंगे, ये DNA है, इसमें कैरेटी कैसे होती है। तो वहाँ पे पता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें अगर आप बता देते हैं, मतलब मैं इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे बता देते हैं तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और इंटरव्यू में सिलेक्शन आपका होता है और आपके सीनियर के दिमाग में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है और फिर आपको हेल्प करता है कोई अच्छा प्रोजेक्ट दिलाने में, या आगे भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। या आप अगर MSc कर लिए, JRF क्वालिफाई कर लिए, PhD कर लिए, तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आई तो उसमें भी तो आपका सिलेक्शन होना है, तो उसके लिए भी तो आपको क्या फिर से पढ़ना पड़ेगा? नहीं, पढ़िए, क्योंकि एक दिन में कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। और मैं भी जो पढ़ाता हूँ एडुफोकस में, चाहे लाइव पढ़ाऊँ या ऑफलाइन पढ़ाऊँ, मुझे भी जितना भी नॉलेज है थोड़ा बहुत, वो मुझे एक दिन में नहीं मिला है, ये 4-5 साल से पढ़ा के मुझे मिला है। या जितने भी गुरु लोग हैं, जितने भी टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन लोगों ने एक दिन में नहीं सीखा है, सुबह से उठ के शाम तक उनको सारी नॉलेज नहीं आ गई है। उन्होंने भी मेहनत किया है, जैसे मैंने मेहनत किया है और सब ने मेहनत किया, आप भी मेहनत कर रहे हैं। आप देखिएगा, ये जो आप परेशानियां झेल रहे हैं और जितनी मेहनत आप कर रहे हैं MSc एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए, ये सारी मेहनत आगे चल के फ्रूटफुल होगी। फिर आप भी मेरी तरह कभी कोई ना कोई वीडियो बना के जरूर बताएंगे कि हाँ मेहनत करिए और पीछे मत हटिए। क्योंकि मैंने भी बनारस में पढ़ाना शुरू किया था, तो दिन भर पढ़ाता था मैं। 2-3 महीने खाना नहीं बनाने के वक्त के मतलब बनाने का टाइम नहीं मिलता था, तो 3-3 महीने तक होटल में ही खाओ और खूब पढ़ाया, पढ़ाते नॉलेज बढ़ी। तो ऐसे स्टूडेंट भी मिले जो बहुत अच्छा मेहनत की और क्वालिफाई की। इसलिए आप भी निराश मत होइए और आप लोग खूब मेहनत करिए। नेक्स्ट सेशन के लिए फिर एग्ज़ाम होने वाला, या बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अभी देखिए DBT का एग्ज़ाम तो आ गया, 3 अक्टूबर को है, और अभी DIFR का एग्ज़ाम है, फिर गेट का एग्ज़ाम होगा, फिर BHU का एग्ज़ाम आ जाएगा। तो आप लोग मेहनत करके, पढ़ाई करके क्वालिफाई करिए एग्ज़ाम्स, क्योंकि किसी ने कहा है कि सम आर गुड एट एजुकेशन या सम आर गुड एट स्कूल एंड सम आर गुड एट लाइफ। क्योंकि आपकी अगर नॉलेज अच्छी रहेगी तो आप लाइफ में भी अच्छा करेंगे। ओके। और मेरे ही कई फ्रेंड्स हैं जो मैं तो अपना खुद का कोचिंग ओपन किया हुआ हूँ, लेकिन मेरे भी कई दोस्त हैं जो अलग अलग फ्रेंचाइजी में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी लाइफ उनकी, बहुत अच्छे से रहते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है। ठीक है, आपके पास नॉलेज रहेगी तो आप कहीं ना कहीं जरूर सरवाइव करेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। और अगर आपका सपना BHU, JNU या IIT के थ्रू किसी IIT में या DIFR के थ्रू किसी DIFR के इंस्टीट्यूट में पढ़ने का है, तो आप मेहनत करिए। सीटें कम हैं तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी तो करना पड़ेगा, बताइए, उस हिसाब से मेहनत करिए। या कोई भी MSc जूलॉजी की डिग्री आप चाहे BHU से करें, चाहे UP कॉलेज से करें, चाहे अग्रसेन महिला PG कॉलेज से करें जो कि सिर्फ मेल के लिए है, कहीं से करेंगे, MSc जूलॉजी इज MSc जूलॉजी, MSc बॉटनी इज MSc बॉटनी। ओके, डिग्री में आप वही लिखेंगे। अब अगर आप कोई रिटन एग्जाम होता है, एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है और इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो ठीक है, जॉब मिलेगी। या आप कहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप अच्छा कर पाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इतना कट ऑफ है, क्या करें क्या नहीं करें। वेट करिए, आपको मेहनत करनी थी एग्जाम के पहले, अब एग्जाम हो गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते।
ना ही आप कट ऑफ चेंज कर सकते हैं, ना ही बढ़ा सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं। ना ही आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए, अफसोस मत करिए, उस एनर्जी को चैनलाइज करिए, अगले एग्ज़ाम में फोड़ दीजिए एग्ज़ाम को। अगले एग्ज़ाम में पता चले कि हाँ आपने ही टॉप किया है। ठीक, तो मुझे यही बात कहनी थी आप लोगों से। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी, और अगर आपको मुझसे कुछ सीखने को मिला हो तो बहुत बहुत थैंक यू। मैं इसी के साथ स्टॉप करता हूँ वीडियो को। थैंक यू।